Today we are going to discuss BAC Financial Literacy Unit 2. The name of this unit is Banking and Digital Payments. सो व्हाट इज़ अ बैंक? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ लोग अपने पैसे सेव रखते हैं, उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, टाइम आने पे लोन भी ले सकते हैं। बैंक्स इकोनॉमी में मनी का स्मूथ फ्लो बना के रखता है और कुछ सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, करंट अकाउंट खोल सकते हो, लोन ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो यूपीआई के थ्रू जो बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी ले सकते हो। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया? फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक। ये प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स होते हैं जो जनरल पब्लिक और बिजनेस दोनों के साथ डील करती है। इनका मेन काम होता है डिपॉजिट लेना और लोन देना। इसके सब टाइप्स होते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, इनमें मेजॉरिटी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इनका कंट्रोल प्राइवेट कंपनीज के पास होता है, जैसे एचडीएफसी हो गया, बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। फिर आता है फॉरेन बैंक्स। इनका हेड ऑफिस अब्रॉड में होता है, लेकिन ऑपरेशंस इंडिया में भी होते हैं। एग्जांपल इसका सिटी बैंक। सेकेंड है कोऑपरेटिव बैंक्स। ये बैंक्स कम्युनिटी लेवल पर काम करती है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। इनका मेन फोकस है रूरल क्रेडिट और स्मॉल बोरोअर्स पर ध्यान देना और प्रोवाइड करवाना, जैसे विलेजेस में ज़्यादा होती है कोऑपरेटिव बैंक्स। और थर्ड आया रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स का गोल होता है रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्पेशली फार्मर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को सपोर्ट करना। ये बैंक्स जॉइंटली फंडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक स्पॉन्सर बैंक के थ्रू। एग्जाम्पल आर्यवर्त बैंक हो गया या आंध्र प्रगति ग्रामीणा बैंक हो गया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट बैंक्स। ये बैंक पब्लिक से डील नहीं करती। इनका काम होता है इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड को लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल SIDBI जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए होती है, नाबार्ड हो गया एग्रीकल्चर के लिए होती है। फिफ्थ आता है सेंट्रल बैंक जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंक्स का रेगुलेटर होता है। ये करेंसी प्रिंट करने का काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है और बैंकिंग सिस्टम को रन करती है कंट्री के। सिक्स्थ इज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इनका फोकस होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। ये लो इनकम ग्रुप, स्मॉल फार्मर्स और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देती है। ये डिपॉजिट ले सकती है और लोन्स भी दे सकती है। एग्जाम्पल इज पेमेंट बैंक्स। ये नए ज़माने की डिजिटल बैंकिंग है जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जैसे डिपॉजिट करना, बिल पेमेंट और मनी ट्रांसफ़र प्रोवाइड करती है। पेमेंट बैंक्स डोंट प्रोवाइड लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड। Example Paytm Payment Bank, Airtel Payment Bank, etc. So the next topic is types of banking activity. बैंक्स अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होती है, रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग। हर टाइप का फोकस अलग कस्टमर ग्रुप पर होता है। फर्स्ट इज रिटेल बैंकिंग। ये कंज्यूमर बैंकिंग होती है। रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट डील करना। इसका मेन गोल है डेली पर्सनल बैंकिंग नीड्स को पूरा करना। रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज क्या होती है? सेविंग एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट फॉर नॉर्मल पीपल्स, करंट अकाउंट फॉर बिजनेसमैन जिनको रेगुलर पेमेंट्स करने होते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। आप फिक्स डिपॉजिट भी डाल सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खोल सकते हो। पर्सनल लोन प्रोवाइड करना, होम लोन, एजुकेशन लोन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स या इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये होती है रिटेल बैंकिंग। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन HDFC बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करता है और कार्ड लोन अप्लाई करता है तो वो रिटेल बैंकिंग का यूज़ कर रहा है। फिर आता है प्राइवेट बैंकिंग। ये एक पर्सनलाइज्ड और हाई एंड सर्विस होती है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होती है। यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी और रिलेशनशिप मैनेजर दोनों होते हैं। प्राइवेट बैंकिंग क्या ऑफर करता है? वेल्थ मैनेजमेंट, किसी को अपनी वेल्थ मैनेज करना हो तो वो ऑफर करता है। इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग ऑफर करता है। स्टेट मैनेजमेंट, पर्सनलाइज एडवाइजरी सर्विसेज, तो ये पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल अगर किसी इंडिविजुअल की नेटवर्थ ₹2 करोड़ है और वो कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स और टैक्सेस के लिए कस्टमाइज एडवाइस ले रहा है तो वो प्राइवेट बैंकिंग यूज कर रहा है। थर्ड इज कॉर्पोरेट बैंकिंग जो बिजनेस बैंकिंग होता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग का टारगेट होता है कंपनीज और लार्ज इंस्टीट्यूशंस। ये बिजनेस ग्रोथ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग की सर्विसेज क्या होती है? बिजनेस लोन या वर्किंग कैपिटल देना, ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करना, कैश फ्लो मैनेजमेंट देखना, प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस देना, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करना,
एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर आईसीआईसीआई बैंक से ₹50 लाख का लोन ले रही है फैक्ट्री एक्सपेंशन के लिए, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर रही है। सो रिटेल बैंकिंग कॉमन लोगों के लिए होती है, प्राइवेट बैंकिंग रिच इंडिविजुअल्स के लिए और कॉर्पोरेट बैंकिंग बिजनेसेस के लिए होती है। तीनों बैंकिंग टाइप्स का अपना रोल होता है इकोनॉमिक को सपोर्ट करने में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बैंक एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपने पैसे को सेफली डिपॉजिट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं। बट मॉडर्न बैंक सिर्फ पैसा रखने तक लिमिटेड नहीं है, ये कस्टमर्स को मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो उनकी डेली लाइफ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों में काम आते हैं। सबसे पहले आता है सेविंग अकाउंट। बेसिक पर्सनल अकाउंट होता है, ये सबसे कॉमन टाइप का अकाउंट होता है जो मेनली इंडिविजुअल्स के लिए होता है जो रेगुलर सेविंग करना चाहते हैं। इसके की फीचर्स क्या होते हैं? डेली बेसिस पर पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं, अराउंड 3 to 4% एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है, एटीएम कार्ड, पासबुक, मोबाइल बैंकिंग एक्सेस मिलता है। मोस्टली स्टूडेंट्स या सैलरीड एम्प्लॉय के लिए यूजफुल है ये। बी इज करेंट अकाउंट। ये अकाउंट स्पेशली बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स के लिए होता है जिनके पास डेली हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसके की फीचर्स क्या है? अनलिमिटेड डिपॉजिट या विड्रॉल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, नो इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है कि मतलब थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं बिजनेसमैन क्योंकि उनका रेगुलर पेमेंट्स होता है तो बैंक उन पर ट्रस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकानदार अपने डेली सप्लायर्स का पेमेंट करेंट अकाउंट से करता है विदाउट एनी ट्रांजेक्शन लिमिट। इसमें कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं था, आप कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वो कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट। एफडी एक टाइप का टर्म डिपॉजिट होता है जिसमें आप एक सर्टेन अमाउंट को एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक में रखते हो एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके की फीचर्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट रेट यूजुअली 6 to 8% होता है एनुअली, और आप इसको जब तक विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक टाइम ओवर नहीं हो जाएगा। अगर विड्रॉ करोगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी। एफडी इज बेस्ट फॉर सेफ एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, मीना ने ₹50,000 का एफडी बनाया फॉर 1 year और उस पर उसे 3,000 का इंटरेस्ट रेट मिला। नेक्स्ट, रिक्योरिंग डिपॉजिट्स। आरडी में आप हर मंथ एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हो फॉर अ प्री डिसाइडेड टेन्योर। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मंथली सेविंग हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं। इसके की फीचर्स है हर महीने फिक्स कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने ₹2,000 हर महीने सेव कर रही हूँ। इंटरेस्ट रेट एफडी के जैसा ही होता है और ये लॉन्ग टर्म सेविंग गोल के लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पर मंथ 2,000 का अपना आरडी अकाउंट खोला तो हर मंथ मेरे 2,000 जाएंगे जो आफ्टर एक फिक्स पीरियड के बाद मुझे रिटर्न होंगे विद इंटरेस्ट रेट। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लोन सर्विसेज। फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। बैंक्स डिफरेंट पर्पज के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं जो रीपे किए जाते हैं ईएमआई के फॉर्म में। टाइप्स ऑफ लोन, होम लोन प्रोवाइड करना हो गया या एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, ये सारे टाइप के लोन्स प्रोवाइड करते हैं बैंक्स। Next, other services by banks. Apart from deposits and loans, bank offers multiple additional services. ATM withdrawal facilities provide करती है, checkbook and deposit facilities, locker facilities for valuables, internet and mobile banking, UPI, QR code payments and fund transfer, etc. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आजकल इंडिया कैशलेस इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। लोग कैश की जगह डिजिटल मोड्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड हो गया, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट्स हो गया। सो फर्स्ट इज डेबिट कार्ड विच इज कॉल्ड एज एटीएम कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड है जो आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट से लिंक्ड होता है। जब आप इससे स्वाइप करते हो तो आप पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। यूज केसेस क्या होते हैं इसके? एटीएम से पैसे निकालना हो गया, स्टोर पर पेमेंट करना हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने डेबिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकाले ₹2,000 उसको इंसर्ट करके, या मैंने कहीं पे कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करा। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आप पहले पेमेंट करते हो और बाद में उस पैसे को रीपे करते हो, बस एक फिक्स टाइम के अंदर। ये एक लोन की तरह ही होता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए मतलब लोन ले रहे हो जो आप रीपे कर दोगे नेक्स्ट मंथ में। सो इसके फीचर्स क्या होता है? बाय नाउ पे लेटर। आप सामान अभी खरीद लो, आप पैसे बाद में रिटर्न कर देना। क्रेडिट लिमिट फिक्स होती है, मतलब एक फिक्स लिमिट तक ही यूज कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के पैसे, और इस पे लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट लगता है। एग्जाम्पल, अनिल ने क्रेडिट कार्ड से मोबाइल खरीदा और 25 दिन के अंदर पूरा अमाउंट वापस कर दिया। बट अगर आप फेल हो जाते हो पैसे रिटर्न करने में टाइमली, या आप स्मार्टली यूज नहीं करते अपने क्रेडिट कार्ड का, तो आप इंटरेस्ट ट्रैप में फंस सकते हो। आपको इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा।
सो इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल यू शुड अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बर्डन क्रिएट करेगा अगर आप उसको रीपे नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज नेट बैंकिंग एंड यूपीआई। नेट बैंकिंग का मतलब है आपका बैंक अकाउंट मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस करना। आप अपना बैंक अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू। तो हम क्या क्या कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू? हम बैलेंस चेक कर सकते हैं अपना अकाउंट का कि कितना है हमारे अकाउंट में बैलेंस, बैंक अकाउंट में पैसा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, हम ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेहा ने नेट बैंकिंग यूज करके अपने भाई को ₹5,000 ट्रांसफर किया बिना बैंक जाए। सो डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोवाइडर्स फ्लेक्सिबिलिटी। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज यूपीआई विच इज कॉल्ड एज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हाई अमाउंट में यूज किया जा रहा है इस टाइम पे। यूपीआई एक सिंपल और फास्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें आप किसी का यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड स्कैन करके मनी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या है? 24/7 इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक डिटेल्स नहीं चाहिए होती, एप्स हो गए इसके जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया। सो फोर्थ इज डिजिटल वॉलेट्स। डिजिटल वॉलेट्स एक ऐप होता है जिसमें आप डिजिटली पैसा स्टोर करके यूज कर सकते हो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। पॉपुलर वॉलेट्स कौन कौन से हैं? पेटीएम हो गया, अमेजोन पे हो गया, फोन पे वॉलेट, मोबीक्विक। यूजेस क्या है इसके? मोबाइल रिचार्ज करना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रेन मूवी टिकट बुकिंग और जैसे मेट्रो कार्ड रिचार्ज करना एक्सेट्रा फैसिलिटीज हमें मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड। आजकल डिजिटल पेमेंट्स इजी हो गए हैं लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड्स भी काफी हद तक बढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। सो हम नीचे कुछ तरीके पढ़ेंगे कैसे हम अलर्ट रह सकते हैं और क्या क्या फ्रॉड होने के चांसेस है, हमारे कैसे कैसे फ्रॉड्स होने के चांसेस होते हैं। व्हाट इज पॉन्जी स्कीम्स? पॉन्जी स्कीम्स एक ऐसी स्कीम होती है जहां नए लोगों के मनी लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया जाता है। इसमें कोई रियल इन्वेस्टमेंट या बिजनेस नहीं होता, ये फ्रॉड होता है। ये मतलब इनिशियली फ्रॉड नहीं होता, बट अगर इसको लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो ये फ्रॉड है, क्योंकि आप कुछ भी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो और यहाँ कोई बिजनेस भी नहीं है। आप जस्ट नए इन्वेस्टर्स का पैसा लेके पुराने इन्वेस्टर्स को दे रहे हो रिटर्न। तो इसमें हाई रिटर्न के प्रॉमिस किए जाते हैं और जल्दी पैसा डबल होने के प्रॉमिस या ऑफर आते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है और ये कोई फेमस इंसिडेंट बेस्ड स्कीम है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऑफर दे रहा है कि ₹10,000 इन्वेस्ट करो और 30,000 एक महीने में कमाओ। सो ऐसे ऑफर से बचना चाहिए। जनरली पैसा इतनी भी जल्दी ग्रो नहीं करता है अनटिल आप स्टॉक या किसी इसमें अच्छे और ट्रस्टेबल इन्वेस्ट कर रहे हो। सो कॉमन ऑनलाइन फ्रॉड्स क्या क्या होता है? फिशिंग मैसेजेस, जैसे फेक ईमेल्स आना हो गया, एसएमएस आना हो गया, बैंक डिटेल्स या ओटीपी मांगते हैं उसमें, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड इज फेक क्यूआर स्कैम्स। कई बार स्कैम क्यूआर स्कैन करने से पैसे हमारे डिडक्ट हो जाते हैं अकाउंट से, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड इज रॉन्ग कस्टमर केयर नंबर। गूगल या सोशल मीडिया पे गलत नंबर मिल सकते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें पहले से ही प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ट्रू कॉलर जैसे ऐप डाउनलोड करके रखने चाहिए, नंबर चेक कर लेना चाहिए पहले बात करने से। सो ये कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। फोर्थ इज एटीएम स्कीमिंग। इसमें एटीएम मशीन में चिप लगाकर कार्ड क्लोन किया जा सकता है। सो कैसे बच सकता है? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग पे फोकस करें। फिफ्थ इज सिम स्वैप फ्रॉड। ये नंबर का डुप्लीकेट सिम बनवा के ओटीपी एक्सेस किया जा सकता है। तो सेफ रहने के बेसिक टिप्स क्या क्या होते हैं? हम अपना एटीएम पिन, ओटीपी या यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर ना करें तो हम सेफ रह सकते हैं। हम स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड यूज कर सकते हैं। अननोन या सस्पिशियस लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए हमें। सिर्फ वेरीफाइड बैंकिंग एप्स और वेबसाइट्स का ही यूज करना चाहिए हमें। एसएमएस अलर्ट्स एक्टिव रखना चाहिए ताकि हम ट्रांजैक्शंस का रियल टाइम पता आ सके कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, कितनी नहीं हुई है। अगर कुछ हमें अनयूजुअल लगता है तो हमें बैंक या साइबर सेल में तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। तो हमें जस्ट अवॉइड नहीं करनी चाहिए अपने सराउंडिंग में होने वाली चीजों को, उस पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मैसेज आया जिसमें लिंक पे क्लिक करके अकाउंट अनब्लॉक करने बोला गया, तो मैंने ऑफिशियल ऐप पे चेक कर लिया तो मैं समझ गई ये फेक है, तो मैंने उस लिंक को नहीं खोला क्योंकि उससे हमारे पर्सनल डाटा एक्सेस हो सकते हैं। इन कंक्लूजन डिजिटल बैंकिंग हेल्पफुल है लेकिन हमें थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। पॉन्जी स्कीम्स और फेक ऑफर से दूर रहना चाहिए। जैसे कुछ हमें सिक्योर एप्स यूज करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट करने चाहिए और वेरिफिकेशन पे फोकस रखना चाहिए। अगर कभी डाउट हो तो डायरेक्टली बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए।